स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी 2024 के बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर आपको बताने वाले। ठीक है, आप 22 फरवरी को आप पेपर देने वाले हो हिंदी का। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। 22 फरवरी को यही पेपर आपको मिलने वाला है। ठीक है, यही पेपर देखने को मिलने वाला है जिसका कोड होगा 801 DD, इसका कोड रहने वाला है। तो स्टूडेंट, आपको इस पूरा पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है, पूरा पेपर को अच्छी तरीके से देखना है और पूरा पेपर हम खुद सॉल्व करवाने वाले। ठीक है, पूरा पेपर ये हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, उस 20 नंबर के रहेंगे। टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रहे, अगर आपने इस पेपर को अच्छी तरीके से ध्यान से देख लिया ना, तो आपका तैयार कर लिया इस पेपर को, तो 70 नंबर आपका हिंदी में पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस आपको एंड तक बने रहना है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठौला कलव किस विद्या की रचना है? तो आपको बताना है निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, नाटक है। तो ठौला कलव जो है वो क्या है बेटा? निबंध है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन आपका है, जय पराजय किसका नाटक है? तो जय पराजय जो है वो किसका नाटक है? इलाचंद जोशी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, उपेंद्र नाथ आसक का है, या फिर राजेंद्र यादव का है? तो देखो, जय पराजय जो नाटक है ये उपेंद्र नाथ जी का है। किसका है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ जी का रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, प्रगतिवाद युग के हैं, शुक्ल युग के हैं? तो कौन से युग के हैं? भारतेंदु युग के क्या है? ये लेखक हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से नोट करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, चौथा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंचलिक उपन्यासकार है तो क्या है? किसका उपन्यासकार है? तो ये भाणेश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यासकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुल्क युग की समय अवधि है। तो शुल्क युग की माय डियर स्टूडेंट समय अवधि क्या होती है? तो सन 1918 से लेके 1936 तक, और सन 1900 से लेके 1918 तक, और सन 1843 से लेके 19 तक, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, शुल्क युग की समय अवधि की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारी 1918 से 1936 होती है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आपका, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा है किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? किसके? भक्ति काल की है, आधुनिक काल की है, रीति काल की, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये आदि काल की है। कौन सी है? आदि काल की विशेषता है। तो इसमें से ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये आदि काल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका बेटा कि जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद हैं, प्रगतिवाद हैं कि युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर जो प्रसाद थे वो हमारे किस युग के कवि थे? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर छायावाद। क्या हो जाएगा बेटा? छायावाद आपका हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रगति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो प्रगति का जो मानवीकरण है किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, छायावाद है, या अकविता है? तो क्या रहेगा इसमें आपका? क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा छायावाद। मतलब इसमें भी आपका सी ऑप्शन छायावाद ही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीरजा किसकी रचना है? तो नीरजा जो है वो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, सुमित्रा नंद पतन की पत की है, और जयशंकर प्रसाद जी के, निराला जी की है। तो देखो, नीरजा जो है ये महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है बेटा? महादेवी वर्मा जी की आपकी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गीत फरोश किसकी रचना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। गीत फरोश किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की है, धर्मवीर भारती की है, नागा अर्जुन की है, और अजय की है। तो देखो, जो आपका गीत फरोश है वो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना रहने वाली है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी में समास है। तो देखो, चक्रपाणी में कौन सा समास आपका हो जाएगा? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययभाव है, या तत्पुरुष है? तो देखो, चक्रपाणिक में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकारी शब्द के कितने भेद हैं? तो देखो, विकारी जो शब्द है इसके कितने भेद होते हैं? 4 होता है, 3 होता है, 6 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है विकारी शब्द के भेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का जो पर्यायवाची वर्ड कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा भाई? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, एक
आपको बिल्कुल सही करना है। तो बी ऑप्शन सर आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला हो जाएगा पराधीनता का विलोम है। तो देखो बेटा, पराधीनता का जो विलोम है स्वाधीनता है, आज़ादी है, परतंत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो पराधीनता जो है इसका विलोम में स्वाधीनता हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है चौराहे का तत्सम है। तो चौराहा जो शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, करपट का तद्भव है तो क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17वें नंबर का हो जाएगा, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे कहते हैं, कि जो ईश्वर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं, स्वास्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, कोई नहीं, तो स्वास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं, उन्हें स्वास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो माय डियर अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किसके द्वारा लिखा जाए में वाच्य। तो कौन सा वाच्य करते हैं? भाव वाच्य, कर्म वाच्य, इनमें से कोई नहीं, तो कर्म वाच्य आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और तभी है में विभक्ति और वचन आपको लिखना है। षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और इनमें से कोई नहीं, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यानी कि आपके बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन थे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को कराया है, तो आपका 20 नंबर यहाँ पर पक्का हो चुके हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 है, 6 है, 3 है, इनमें से कोई नहीं, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या आ जाएगा? वर्णात्मक क्या आएगा आपका यहाँ पर, मतलब 20 सेक्शन आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सेक्शन यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाएगा। 50 नंबर का पूर्णांक यहाँ पर रहेगा आपका। तो प्रस्तुत गद्यांश आपको दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर यहाँ पर देना है। ठीक है, गद्यांश आपका रहेगा, एक बार इसको अच्छी तरीके से ध्यान से आपको पढ़ना है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठों में बैठी युवती ममता, ठीक है, श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही ममता विधवा थी और उसका यौन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटक शयन में विकल रही थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एक मात्र दुहिता थी, जिसके लिए फिर भी उसके लिए कुछ भी अभाव हो असंभव था, तब भी उसकी विडंबना का अंत नहीं। तो देखो, सबसे पहले ये आपको पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है? उपयुक्त जो पद्यांश है इसका आपको क्या देना है? संदर्भ देना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये जो हमारा गद्यांश है, अब इसका संदर्भ आपको कैसे देना है वो देखिएगा। सबसे पहले तो देखो, आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से लिखना कि ये हमारा खंड ब है। यहाँ पे तो खंड ब है, तो खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर भी खंड ब वर्णात्मक प्रश्न लिख लेना है। फिर आपका प्रश्न नंबर कितना है? 1 है, तो आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिख लेना है। ठीक है, अब आपको लिखना है यहाँ पर गद्यांश। तो गद्यांश की जो फर्स्ट पंक्ति है, रोहतास दुर्ग, तो ये यहाँ से और यहाँ तक आपको अंत की पंक्ति, यहाँ से शुरू की पंक्ति और अंत की पंक्ति आपको लिख देनी है। ठीक है, अब आपको संदर्भ लिखना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर आपको संदर्भ दिया गया है, तो अब आपको इसका संदर्भ लिखना है। आपको एक बार ये गद्यांश पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ने के बाद में अब देखो, इसका गद्यांश का जो संदर्भ होगा वो होगा, प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता। तो ये जो पाठ है ममता पाठ से लिया गया। यहाँ पर आपने देखा होगा ममता का कई बार यहाँ पर जिक्र हुआ, और ये आपको पता भी होगा, इतना आपने पढ़ा भी होगा, ममता पाठ से ये लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना, इसकी कहानी में उधर तो इसके लेखक छायावादी युग के प्रबंधक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद जी। तो पाठ का नाम ममता लिख देना, लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी, आपको लेखक का नाम लिख देना। इतना ही लिखना है संदर्भ में, जैसा मैंने लिखा वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, गद्यांश का संदर्भ इस तरीके से लिखने। अगला है रेखांकित जो अंश है उनकी व्याख्या करनी। अब यहाँ से जो मन में वेदना, मस्तक पर आंधी, आंखों में पानी, बरसात के लिए सुख के संकट शयन में विकल रही रोहतास दुर्ग, यहाँ तक विकल यहाँ तक ही आपको इसका आंसर देना है। तो अगला जो आपका रहेगा रेखांकित पंक्तियों का जो आंसर है वो आपको इस तरीके से देना है। ठीक है, कि पहले आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे यहाँ पर दिया है रेखांकित पंक्तियों के अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर रेखांकित जो अंश है उनकी व्याख्या आप कर रहे हो, तो ये ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का कहना है, रोहतास राजा प्रसाद के द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी के तेज प्रभाव को देख रही है, और विधवा ममता का यौन शोषण सोन नदी के प्रवाह के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा है। ठीक है,
और भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा हुआ है। मस्तक पर आंधी, यहाँ पर आपको दिया है ना कि मस्तक पे आंधी आंखों में बरसात है ना, तो यहाँ पर ये ना मस्तक पर आंधी के समान तीव्र अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे और आंखों में दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे। और राजा प्रसाद के समस्त सुख उसको कैसे लग रहे थे, सुविधा मानो कांटों के भांति उसको वो कष्ट लग रहे थे। कोमल बिस्तर भी उसको सयांक की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो इन पंक्तियों का आपको इस तरीके से अर्थ लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि उपयुक्त पद्यांश जो गद्यांश है इसमें हिंदू विधवा की स्थिति आपको बतानी है। हिंदू विधवा की स्थिति पूछिए, तो हिंदू विधवा की स्थिति क्या हो जाएगी। देखो हिंदू विधवा की स्थिति यहाँ पर बताई गई है कि गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति, ठीक है। तो सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जो जीवन है वो दुखी, उपेक्षित तथा अनाथ जैसा है कि जो विधवा है उसको एक तरह से क्या माना जाता है, कलंक माना जाता है। इस कारण उसका जो जीवन है उसके लिए भार स्वरूप हो जाता है। इसी कारण जो हिंदू विधवाएं उनको तुच्छ निराश्य प्राणी कहा गया है। तो ये आपको यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख कर आना है और ये नंबर आपका 6 नंबर का है, पक्का 6 नंबर पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। वैसे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नोत्तर दीजिए। ये आपको पूछा गया है। उधो मन ने भयो 10-20, एक होत सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सब बिन जो देही बिन शीस, आस लगी रहित तन स्वाहा जीवन ही कोटि बरीस। तो तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस, सूर हमारे नंदन विपु और नहीं जगदीश। तो उपयुक्त पद्यांश का सबसे पहले संदर्भ आपको लिखना है, ठीक है। संदर्भ आपको लिखना है, कैसे लिखना है भाई हमने आपको बता दिया। देखो संदर्भ आपको पहले यहाँ पर पद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो पद्यांश यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब पद्यांश आप लिख दिया, प्रश्नोत्तर 2 है तो 2 आपने आंसर यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ की जो फर्स्ट लाइन है उधो मन ने भयो भी है ना, तो आपने यहाँ से उधो मन ने भयो और यहाँ पर जगदीश तक आपको यहाँ इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, संदर्भ पूछा है तो हमें संदर्भ लिखना है। भाई क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड शीर्षक में उद्धव है, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है और जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी के द्वारा ये रचा गया है। किसके द्वारा, सूरदास जी के द्वारा ये क्या हुआ है, रचा गया है। अब आपसे पूछा गया, ये आपका संदर्भ हो गया, ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर रेखांकित भाव स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। रेखांकित भाव यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो अब यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है ना, इनका दोनों का अर्थ आपको लिख देना, भाव जो है वो लिख देना। तो प्रयुक्त पद्यांश में उद्धव जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हम तो श्याम सुंदर की वियोगिनी हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी कि हम तो क्या है कि श्याम सुंदर जो केशव हैं उनकी वियोगिनी है और उनसे मिलने की आशा में हम सिर विहीन शरीर में हम अपने प्राणों को करोड़ों वर्ष तक रख सकते हैं, कि हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, हम करोड़ों वर्ष तक अपने शरीर में प्राण को रख सकते हैं। तो ये पंक्तियों का अर्थ हो गया। अब इनमें क्या बताया गया है कि अलंकार आपको बताना है, इसमें 2-3 अलंकार होने वाले तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। नंबर अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, तो इसमें क्या दिया जाएगा, संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा। ये संस्कृत गद्यांश आपको दिया है और एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद करना है। तो पहले तो ये लिखना है कि आप ये पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसका संस्कृत का क्या करना है, आपको हिंदी अनुवाद करना है। ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको भी कर सकते हो, अथवा में आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि यहाँ पर एक श्लोक दिया जाएगा, उसका आपको अनुवाद करना है। ये श्लोक मिलेगा और इसमें आपको अनुवाद करना है, इस श्लोक का अनुवाद यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इसकी प्रमुख रचनाएं लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, किसी का भी एक जीवन परिचय रामचंद्र शुक्ल का लिख दीजिएगा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, किसी का भी जीवन परिचय यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और चलो आपको हम जीवन परिचय लिखकर, कवि परिचय जो है वो लिखकर बता देते हैं। जैसे कि इनमें से कवि परिचय आप लिख रहे हो तो मान लो मैंने तुलसीदास जी पर आपको लिखकर, फर्स्ट है तो फर्स्ट में हम लिखकर आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इस तरीके
तरीके से ही आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का आता है, तो इस तरीके से ही आपको लिखना है, ठीक है। इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से। अब क्या करना है कि ये चीज लिखोगे वो ठीक है, ये भी हम बताएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो चीज एग्जामिनर देखता है आपकी कॉपी में, ठीक है, वो चीज क्या है वो हम आपको अभी लिखकर बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्केल आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वो लाइन खींच लेनी है। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने खाली छोड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर आपको क्या करनी है, लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन यहाँ पर खींच लेनी है। अब आपको क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पर, तो जिसे एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में देखता है और पूरे नंबर देता है। देखो जीवन परिचय में वो ये सारी चीजें नहीं पढ़ेगा भाई, नहीं पढ़ेगा। वो यहाँ पर जो आप लिखोगे ना, बॉक्स में जो लिखोगे वही देखकर आपके पूरे नंबर दे देगा, वही देखकर आपके 5 नंबर दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है और ब्लैक पेन से आपको यहां पर लिखना है जन्म। क्या लिखना है, जन्म आपको लिख देना है ब्लैक पेन से। और इस तरीके से आपको ब्लू पेन से लिखना है कि जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी का कब हुआ, तो 1532 ईस्वी में हुआ, तो 1532 ईस्वी आपको यहां पर लिख देनी है। फिर आपको क्या लिखना है, मृत्यु। मृत्यु उनकी कब हुई, वो ये, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, वो यही बॉक्स देखकर पूरा नंबर आपका डिसाइड कर देता है, अगर आपका ये बॉक्स सही रहा तो, ठीक है। तो मृत्यु इनकी कब हुई, तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, 23 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है इनका जन्म स्थान जो हुआ था, इनका जन्म स्थान कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था वो राजापुर यूपी में हुआ था। राजापुर भी लिख सकते हो आप, ओनली राजापुर यूपी, कोष्टक में यूपी लिख सकते हो। तो राजापुर यूपी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में इनकी माता जी का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। माता का नाम हुलसी था, हुलसी इनकी माता का नाम था, ठीक है। माता का नाम इस तरह, जैसे मैं ब्लैक पेन से इधर, ब्लू पेन से इधर, वैसे ही आपको लिखना है। इनके पिता का नाम लिखना है आपको इधर, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्या था, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, ठीक है। आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम क्या था इनकी का, रत्नावली था। क्या था, रत्नावली, वली इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला इनका रहेगी रचनाएं, तो इनकी रचनाएं कौन सी थी वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। ज़्यादा नहीं तो एक रचना अगर आपको याद है, एक रचना भी आप लिख सकते हो, पर लिखना जरूर है। तो वो रामचरितमानस इनकी रचनाएं, क्या है, रामचरित्र जो मानस है इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं, तो आप ये लिख सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे बच्चों, अगर आपने ये चीज़ लिखा है बॉक्स में, ठीक है, ये चीज़ अगर आपने बॉक्स में लिख दी है, तो एग्जामिनर इन चीज़ों को नहीं पढ़ता, उसके पास में इतना टाइम नहीं रहता। हजारों कॉपियों की बंडल उसके पास चेक होने के लिए आती है, हजारों कॉपियां आती है। अगर उसने ये देखा कि भाई जन्म सही है, मृत्यु सही है, जन्म स्थान सही है, हुलसी माता का नाम सही है, पिता का नाम सही है, पत्नी सही है, रचनाएं सही है, तो 5 नंबर यहां पर दे दिया आपको, ठीक है। 5 नंबर इस तरीके से आपको यहां पर दे देगा। अगर आपकी ये सारी चीजें सही है तो ये आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जीवन परिचय। इस तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है तुलसीदास जी का जो जन्म है सन 1532 ईस्वी में राजापुरा बांदा नामक ग्राम में हुआ था। तो कहाँ हुआ था तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, राजापुरा। एक स्टोरी से समझ लो, राजापुरा में इनका जन्म हुआ, यूपी में आता है ये। कुछ विद्वान मानते थे कि जो हमारे कुछ विद्वान है वो मानते थे कि इनका जो जन्म है वो एटा जिला के सोरो नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पर, जैसे मैंने जहाँ पर ब्लैक पेन यूज लिया है वैसे ही आपको ब्लैक पेन यूज में लेना है। और मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पर अंडरलाइन किए जो वर्ड है यहाँ पर राजापुरा बांदा, तो इस तरीके से आपको भी अंडरलाइन करनी है, क्योंकि अच्छा लगता है, इंप्रेशन बढ़ता है कॉपी का, ठीक है। काफी अच्छी तरीके से इस तरीके से ही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही टॉपर स्टूडेंट होते बिल्कुल ऐसे ही जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है। तो फिर लिखना है आपको तुलसीदास जी के जो पिता है उनका नाम आत्माराम दुबे। जैसे मैंने आत्माराम दुबे ब्लैक पेन से लिखा है, आपको भी ब्लैक पेन से लिखना है। अंडरलाइन किया वैसे भी आपको भी अंडरलाइन करनी है, ठीक है। और उनकी माता का नाम हुलसी था, तो जहां ब्लैक पेन यूज लिया वहां ब्लैक पेन आपको यूज में लेना है, ठीक है बेटा। तुलसीदास जी का जो बचपन बड़े कृष्ण और बीला, तुलसीदास जी का जो विवाह है वो दीनबंधु पाठक की पुत्री, ठीक है, दीनबंधु इनके पाठक की जो पुत्री थी रत्नावली से इनका विवाह हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो इनका विवाह हुआ था, इनकी पत्नी का जो नाम था रत्नावली था, ठीक है। अब इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। क्या थी, बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तुलसीदास जी जब भी उसको देखते थे बस देखते ही रह जाते थे, क्योंकि वो बहुत ही
ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, अब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से, क्योंकि जब यह खूबसूरत थी तो उसे प्रेम करना तो नॉर्मल ही बात है, तो जब उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी तो ये अपनी पत्नी से क्या करते, बहुत अधिक प्रेम करते थे। क्या करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से ये। और फिर क्या हुआ था दोस्तों कि एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। अब उन्होंने क्या हुआ कि इनके घर में थोड़ी सी बात पर बहसबाजी हो गई, मतलब किसी बात पर हो गई होगी बहसबाजी। अब उन्होंने क्या किया कि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली ने बिना बताए अपने गांव चली गई, अपने मायके चली गई और तुलसीदास जी से पूछा भी नहीं था। अब जब ये बात तुलसीदास जी को पता चली, तब तुलसीदास जी भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। अब उसके पीछे पीछे कहाँ पहुंच गए, ससुराल पहुंच गए। और इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अब जब ये उनके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए थे पत्नी के पीछे, तो उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया। क्या आ गया, गुस्सा आ गया। और उन्होंने गुस्से में कहा था कि लाज ना आई आपको दौड़ आए हुए साथ में। उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि आप मेरे पीछे पीछे आ गए। उन्होंने कहा था कि आपको बिल्कुल भी लाज नहीं आई, बिल्कुल भी लाज ना आई, मतलब आपको शर्म नहीं आई, आपको दौड़े आए हुए साथ, मतलब मेरे पीछे पीछे आप मेरे साथ आ गए, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ठीक है, पत्नी की जो इस प्रकार की फटकार से तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। जब इस तरीके की जो फटकार तुलसीदास जी को लगाई थी तो उनकी तुलसीदास जी को क्या हुआ था, ये सांसारिक जो मोह माया है इनसे विरक्त हो गए, उन्होंने मोह माया त्याग दी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। क्या हुआ कि जब उनको बहुत बुरा लगा था कि उनकी पत्नी ने उनसे ये कहा कि लाज न आई कि आप उनके पीछे पीछे दौड़े आए, तो उनके साथ जो पीछे पीछे आए तो उनको लाज नहीं आई। ये बात उनके हृदय में लग गई और ऐसी लगी कि उन्होंने मोह माया सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, मोह माया उन्होंने त्याग दिया और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की उन्होंने। और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, इनकी जो बेटा प्रमुख रचनाएं थी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रामचरितमानस है। ठीक है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली, इन्होंने 4 रचनाएं लिखी थी। और अगर एग्जाम में ज़्यादा भी नहीं, आपको 4 याद नहीं रहती तो कम से कम एक ही याद तो करनी है यार, एक याद कर लो, एक भी आप लिख सकते हो, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है और कवितावली, ये चारों आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से ही आपको जीवन परिचय लिखना है। ऐसे लिख दिया तो 5 नंबर बिल्कुल पक्का है बेटा, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इस क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाएगा कि जो आपके संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये संस्कृत प्रश्न रहेंगे, इनका आपको उत्तर दे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हास्य रस की परिभाषा लिखते उसका उदाहरण देना। एक हास्य मतलब हास्य रस की आपको परिभाषा लिखनी और उसका एक उदाहरण यहाँ पर आपको दे देना। उपमा अलंकार की परिभाषा और उसका आपको देना, मतलब 1 नंबर का तो परिभाषा हो जाएगा, 1 नंबर का आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। छंद है, ठीक है, छंद और चौपाई के लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि मुहावरे हैं कि 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। 9 2 11 होना क्या हो जाता है, भाग जाना। अंगारों पर पैर रखना, मुसीबत को लेना, है ना। अलत जगरी भक्ति बढ़ छलकती जाए तो आधा जो ज्ञान होता है ना वो होता है इसका। ठीक है, अपनी खिचड़ी खुद ही पकाना, यानी खुद से स्वयं ही बातें करना। ठीक है, अगला आपसे यहाँ पर निबंध पूछा जाएगा, इनमें से एक का आपको निबंध लिख देना है। तो ठीक है, इसका आपको निबंध लिख देना, काफ़ी अच्छे तरीके से निबंध लिखना है। इनमें से एक का ही लिखना है, चारों में से जिसका भी आपको सबसे अच्छा आता है ना वो लिख दीजिए। प्रदूषण का तो तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई सारा क्वेश्चन मैंने ना यार आपको सॉल्व करवा दिया, पूरा पेपर आपको मैंने सॉल्व करवाया है। ये उम्मीद करते हैं कि यार आपको ये पेपर आज पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है। तो फिर से बोल रहे हैं कि इसको तैयार कर लो, क्या कर लो, तैयार कर लो। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।